हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही बेटा। तो बच्चों, हम लोग फंक्शनल एनालिसिस के अगले वीडियो में बेटा आ गए हैं। देखो बेटा, ये फंक्शनल एनालिसिस की अलग प्लेलिस्ट है। आप लिख दीजिए फंक्शनल एनालिसिस बाय एचडी मैथमेटिक्स, इसके सारे वीडियोस आ जाएंगे। इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स समझाया था, फिर मैंने आपको नॉर्म समझाया था, फिर मैंने आपको नॉर्म लीनियर स्पेस समझाया था। देखो बेटा, लीनियर स्पेस का मतलब होता है वेक्टर स्पेस, और उसमें नॉर्म नॉर्म क्या होता है कि डिस्टेंस निकालने का एक मेथड होता है। ये सब मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ बेटा। तो नॉर्म लीनियर स्पेस पढ़ लीजिए। फिर मैंने आपको बताया था बेनेक स्पेस। ये सारे वीडियो इसी फंक्शनल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में हैं। तो ये प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी? आपको लिखना होगा फंक्शनल एनालिसिस बाय एचडी मैथमेटिक्स, सर्च करना होगा, निकल के आ जाएगी। देखो बच्चों, इस वीडियो को मतलब इस फंक्शनल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं। देखो बच्चों, थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है कि एक हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखो, अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ये सारी की सारी थ्योरम के स्टेटमेंट आप दिमाग में रखिए, है ना। और अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो फिर ये थ्योरम के प्रूफ भी आएंगे। देखो बच्चों, क्या होता है थ्योरम, क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एवरी convergent sequence, every convergent sequence is Cauchy, is Cauchy, every convergent sequence is Cauchy। देखो बच्चों, ये थ्योरम हमको प्रूव करनी है ना। इस कॉची सीक्वेंस भी कह सकते हैं की बात है। देखो समझो बच्चों ध्यान से, क्या होता है बेटा कि जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर नॉन लीनियर स्पेस में कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो उसी को बेनेक स्पेस कहते हैं। ये मैंने समझाया था, है ना, कि अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो इसी को हम बेनेक स्पेस कहते हैं, और इसी को हम कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस भी कहते हैं। देखो जरा थोड़ा सा पुरानी चीजों को समझो। जैसे क्या होता था, एक तो होता है जैसे कि नॉन लीनियर स्पेस एन लिया मैंने, तो एन क्या है? ये एक वेक्टर स्पेस है ना, एक वेक्टर स्पेस है, और इसमें नॉर्म डिफाइन है। नॉर्म ये होता है, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं नॉर्म की, वो मैंने आपको समझाया था। मतलब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी और नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तब इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर स्पेस। देखो देखो क्या होता है, जैसे जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो हम लोग रियल नंबर में बहुत सी चीज़ें लेते हैं। जैसे हम रियल नंबर में फिर ओपन इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल लेते हैं। फिर हम रियल नंबर में सीक्वेंस की बात करते हैं, जो हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। रियल एनालिसिस में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो रियल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक सीक्वेंस ले ली 1/n, तो इसमें n की वैल्यू 1 रख दूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दो सेकेंड टर्म। तो देखो ये रियल नंबर की सीक्वेंस है। फिर मैंने आपको फंक्शन की सीक्वेंस भी पढ़ाई थी, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पढ़ते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, लिख दीजिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, x और n दो टर्म होते हैं फंक्शन की सीक्वेंस में, मतलब x भी आता है, नंबर की सीक्वेंस में खाली n आता है। तो रियल नंबर में क्या होता है, हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, फिर हम रियल नंबर में फंक्शन भी पढ़ते हैं। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है f(x = x²+1), तो ये रियल नंबर का फंक्शन है। तो रियल नंबर का जो चीज़ें हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। जैसे जब हम नॉर्म स्पेस में आए तो नॉर्म स्पेस क्या है? एक जनरल स्पेस है। रियल नंबर का मतलब केवल रियल लाइन, एक लाइन। जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर का मतलब एक लाइन, लीनियर। और जब हम प्लेन की बात करते हैं तो इसका मतलब पूरा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। फिर हम 3D आते हैं तो वहाँ XYZ हो जाता है। ये जो स्पेस हैं ये उनसे भी बड़े बड़े स्पेस बनाए गए। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्स होता है ये माना जाता है ये इनफाइनाइट डायमेंशन का होता है। तो हालांकि हम 3D समझते हैं, उसके आगे की चीज़ें समझते नहीं हैं, है ना। लेकिन जैसे कि आइंस्टीन साहब थे, तो आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, चौथी डायमेंशन थोड़ा टाइम को उन्होंने लिया था कई जगह पर, है ना। हर चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में देखी थी, ठीक है ना। तो वैसे क्या होता है, ये स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो उन्हीं को दिमाग में रख के इन्होंने नए नए स्पेस बनाए हुए हैं। जैसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते हैं,
है ना। जैसे हम ये नॉन लीनियर स्पेस पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, एक्चुअली 3 डायमेंशन तक चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने रियल लाइन पे रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। तो आगे की चीज़ों को समझने के लिए वही सब चीज़ें और दूसरे स्पेस में डिफाइन कर दी गई। देखो जैसे जब हम नॉन लीनियर स्पेस पढ़ते हैं तो इसमें भी हम सीक्वेंस पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, मान लो मेरे पास एक्सन सीक्वेंस का nth टर्म है, और अगर हम इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें और ये लिमिट फाइनाइट आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। हमारी सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। कि अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर सीक्वेंस के nth टर्म का लिमिट निकाला जाए, xn क्या है, सीक्वेंस के nth टर्म का लिमिट, और ये फाइनाइट आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है 1/n+2, ये मेरे पास सीक्वेंस है, मान लीजिए xn है ये। अब अगर हम xn की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो 0 है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मतलब जो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, वो देखो डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन देखो, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मान लो इसकी लिमिट जो है वो l है, मान लो इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट मान लो l है, तो देखो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, देयर एग्जिस्ट, है ना, ए नंबर डेल्टा पॉजिटिव, है ना। एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ये बहुत ही जीरो के क्लोज है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, और डेल्टा भी पॉजिटिव है ना। गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा सच दैट whenever mod of xn minus x naught less than epsilon, we have mod of, है ना, xn minus l कर दो क्योंकि इसके लिमिट का आंसर l है ना, mod of xn minus l less than epsilon for all n greater equal to n naught। देखो मतलब ये इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। जैसे इसका मैथमेटिकल मीनिंग तो ये हुआ कि आप nth टर्म की लिमिट निकाली, आंसर l आ गया, तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर आंसर कुछ भी फाइनाइट आ गया तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस का मतलब आप xn कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं, जैसे ये उसका nth टर्म है ना, n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो क्या होगा कि हमारी सीक्वेंस के अलग अलग टर्म हमको मिलते जाते हैं, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। मतलब वैसे अब सीक्वेंस में क्या होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते हैं, और ये xn क्या है, सीक्वेंस का nth टर्म, जैसे ये xn की वैल्यू आ गई, है ना, ये xn की वैल्यू ये है। तो मान लिया मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर xn की लिमिट l है, मतलब मेरी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो उसी की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है कि हम एप्सिलॉन कोई भी ले लें, है ना, सॉरी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट, है ना। अगर मान लो मेरे पास मतलब कोई एप्सिलॉन नंबर है जो कि पॉजिटिव है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव है, और एक n नॉट ऐसा जरूर मिलेगा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा कि n जब भी n नॉट से ज्यादा होगा तो xn और l का डिफरेंस, मतलब xn और l काफी क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि देखो इनका डिफरेंस हुआ, और डिफरेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी से छोटा है। एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो कहते हैं कि जैसे जैसे आप n नॉट के आगे जाओगे, जैसे जैसे आप n नॉट के आगे जाओगे, xn का l के साथ में जो डिफरेंस है बहुत कम होता जाएगा, है ना। मतलब ये डिफरेंस जो है वेरी स्मॉल हो जाएगा जैसे जैसे आप n नॉट के आगे जाओगे। देखो जैसे मान लो यही हमारी सीक्वेंस है 1/n+2, है ना, यही मान लो मेरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मान लिया मैंने ये nth टर्म है 1/n+2। तो जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/3 आएगा, 2 रखोगे 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, ऐसे करते करते n को 1000 रखोगे तो 1002 आएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो टर्म है, जैसे 1 लाख आएगा तो 1 लाख + 1 आएगा, ये टर्म जो पूरी वैल्यू है ये जीरो के काफी क्लोज होती जा रही है ना। जीरो मतलब क्योंकि यहाँ पर l का मतलब यहाँ पर हमारी इन्फिनिटी पर जो लिमिट का आंसर है वो क्या है, जीरो है।
है ना, मतलब तो एल की वैल्यू 0 हो गई और ये सीक्वेंस का nth टर्म हो गया। तो सीक्वेंस के जो टर्म है वो 0 के काफी करीब आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो जो xn है ना वो l के काफी करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे आप n को आगे बढ़ा रहे हो, n नॉट क्या है कोई भी मान लो, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि हमारा यहाँ पर जो n नॉट है वो 1 लाख है। तो जैसे जैसे आप 1 लाख के आगे बढ़ोगे, या और भी बड़ा मान सकते हो n नॉट को, 1 करोड़ भी मान सकते हो, तो n अगर आप 1 करोड़ मान लीजिए, तो जैसे जैसे आप n नॉट के आगे बढ़ोगे ये जो टर्म है ना ये 0 के काफी क्लोज होते जा रहे हैं। वही डेफिनेशन कह रही है कि एप्सिलॉन आप कुछ भी ले लें, एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, है ना। आपको n नॉट हमेशा ऐसा मिलेगा कि जब आप n नॉट के आगे बढ़ने लग जाएंगे तो आपका जो xn है, xn का मतलब लिमिट की, xn का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस की जो टर्म है ना, xn का मतलब भाई देखो ये भी xn हो सकता है, ये भी xn का मतलब सीक्वेंस का टर्म। भाई n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ली जा सकती है। तो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो उस l के, l क्या है, लिमिट का इंफिनिटी पर आंसर। तो जो सीक्वेंस के हमारे टर्म हैं वो लिमिट का जो आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पर लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, तो सीक्वेंस के टर्म 0 के काफी करीब होते जाएंगे। वही देखो ये डेफिनेशन बता रही है। तो बेटा ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है ना, ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, इसको याद कर लो, ये मैथ्स में बहुत जगह पर काम आती है। बल्कि कहीं पर भी अगर तुम्हें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन चाहिए हो तो वो यही डेफिनेशन हमें हमेशा लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर n नॉट हम ले लें और n नॉट के आगे जैसे ही हम जाएंगे हमारे जो सीक्वेंस के टर्म हैं वो लिमिट l के काफ़ी करीब पहुंचते जाएंगे। लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों, है ना। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बेटा यहाँ पर डेफिनेशन है, इसको हमेशा के लिए याद कर लो। अब जब हम नॉर्म में आते हैं तो यहीं पर जो डिस्टेंस है उसकी जगह नॉर्म का यूज कर देते हैं बस, क्योंकि मॉड का यूज कब करते हैं, जब रियल नंबर पे होते हैं। रियल नंबर में 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम मॉड से निकालते हैं। लेकिन जब हम नॉन लीनियर स्पेस में आते हैं तो डिस्टेंस के लिए नॉर्म का यूज कर देते हैं, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस में क्या होता है, डिस्टेंस को निकालने के लिए ही नॉर्म बनाया गया है ना। ये बातें मैंने पहले पुराने वीडियोस में बताई हुई हैं, शुरू से पढ़िए, एक एक बात समझ में आएगी, अच्छे समझ की। अगर ये समझोगे नहीं तो इनको याद करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इतनी टफ चीज़ें याद होंगी नहीं है। आप एग्जाम में याद करोगे सब मिक्सअप कर दोगे, इतने टेक्निकल टर्म है ना वो याद ही नहीं होते हैं। कोई हिस्ट्री तो है नहीं जो आप याद कर लो, वो टेक्निकल टर्म है ना वो याद हो ही नहीं सकते आपको, तो वो समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो समझने के लिए पुरानी सारी बातों को बेटा अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। लिखो जरा ध्यान से, देखो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा xn है ये l पर टेंड करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं xn l पर टेंड करेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ xn माइनस l जो है ये 0 पर टेंड करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो छोटा होता जाता है ना। ऐसे भी कह सकते हैं xn l पर टेंड करेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्म ऑफ xn माइनस l जो है ये 0 पर टेंड करेगा। कई जगह पर इस l की जगह पर x नॉट का यूज किया गया है, लिमिट का आंसर x नॉट मान लेते हैं जनरली किताबों में, तो आप भी चाहे तो यहाँ पर x नॉट लिख सकते हैं। जो लिमिट की वैल्यू है उसको कई जगह x नॉट माना गया है ना, तो x नॉट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको जरा लिखो ध्यान से, है ना। कई जगह n नॉट की जगह m नॉट लिया गया है, तो आप m नॉट भी ले सकते हैं, n नॉट m नॉट कुछ भी ले सकते हैं। कई किताबों में m नॉट भी लेते हैं, तो वो m नॉट भी आप ले सकते हैं। कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको मिलना चाहिए, बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखो जरा ध्यान से। अच्छा, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, इसको हमेशा याद रखना। नॉर्म स्पेस में भी जब भी हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो बस याद रखो एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो xn और l का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। कब? जब n हमेशा n नॉट से ज़्यादा होगा। बहुत आसान है। xn और l का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का मतलब आप चाहे मॉड से लो, चाहे नॉर्म से लो, चाहे कैसे भी लो, वो हमेशा एप्सिलॉन से लेस होगा और n क्या होना चाहिए, n नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसी में क्या होता है, जैसे कि ये जो एप्सिलॉन, जैसे क्या होता है समझो जरा। अब जैसे इन जनरल, जैसे फंक्शन का केस जब आता है, इन केस ऑफ फंक्शन, जब हम फंक्शन की बात करते हैं और फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी फंक्शन की x टेंडिंग टू a पर लिमिट निकाली और वो l आ गई,
तो फंक्शन में लिमिट की डेफिनेशन जिसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं, ये बहुत लोगों को परेशान करती है। मैंने रियल एनालिसिस में बहुत डिटेल से आपको ये समझाई हुई, देखो फिर समझा देता हूँ। वहाँ भी मतलब वही होता है। देखो वहाँ क्या मतलब होता है, थोड़ा समझो। कहते हैं कि अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, there exist number delta positive such that whenever mod of x minus a less than delta, देखो x a की तरफ जा रहा है तो x minus a डेल्टा से कम होगा, we have mod of fx minus l less than epsilon। देखो यहाँ पर fx जो है l की तरफ जा रहा है तो fx का l के साथ में डिफरेंस बहुत कम है और x का a के साथ में डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि जब x a की तरफ जा रहा है इसका मतलब x a के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो गया और fx का l के साथ में डिफरेंस बहुत हो गया। मतलब जब x a की तरफ जाएगा तो fx l की तरफ जाएगा। वही ये कह रहा है कि जब x और a का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा तो fx और l का डिफरेंस भी बहुत कम हो जाएगा, है ना। ये एप्सिलॉन क्या है, गिवन है और डेल्टा निकालना होता है। मतलब अगर हम fx और l का डिफरेंस बहुत कम ले लें तो फिर हमें x और a का डिफरेंस भी कम लेना होगा। ये मैंने रियल एनालिसिस में और डिटेल से ग्राफ बना के समझाई हुई, हालांकि यहाँ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो इसको भी याद रखिए, इसको कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ये भी एप्सिलॉन डेल्टा, हालांकि इसमें डेल्टा नहीं आता है। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है ना तो डेल्टा नहीं आता है। यहाँ पर x टेंडिंग टू a है तो देखो मतलब वही है। जैसे यहाँ पर ये हमारा fx है, fx है और ये l है तो fx और l का अंतर एप्सिलॉन से कम है और यहाँ पर x और a का अंतर डेल्टा से कम है। लेकिन यहाँ पर चूंकि x टेंडिंग टू a समथिंग फाइनाइट है इसलिए ये आया, यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था इसलिए ये आया। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये डेफिनेशन तब है जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं और ये डेफिनेशन तब है जब x टेंडिंग टू a लेते हैं। तो इसको भी याद रखो, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की लिमिटिंग की डेफिनेशन है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी इसको हम कहते हैं। रियल एनालिसिस में मैंने आपको कई जगह बहुत डिटेल से इसको समझाया, ग्राफ वगैरह बना के, और आपको समझना है तो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीक्वेंस टॉपिक में जाइए, वहाँ मैंने बताया हुआ है। और मतलब वही है कि जब x a के करीब आएगा तो fx l के करीब जाएगा। होता भी यही है कि जब x a के करीब जाएगा तो fx l के करीब जाएगा। यही ग्राफ में भी होता है। मान लो आपने ग्राफ बनाया, आपने कहा कि लिमिट l है, मान लो x बराबर a पॉइंट है और यहाँ पर मान लीजिए लिमिट हमारी l है, तो जब x a के करीब जाता है तो fx l के करीब पहुंच जाता है। वही मतलब ग्राफ में भी होता है। यही मैंने डिटेल से समझाया है रियल में ग्राफ बना के। हालांकि यहाँ पर जरूरत इतनी है नहीं इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसकी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से बच्चों। अच्छा, तो ये डेफिनेशन जो है लिमिट की, ये याद रखिए, ये कई जगह पर मैथ्स के काम आएंगी और हर टॉपिक में इनका यूज होता है, क्योंकि सीक्वेंस रियल में भी है, सीक्वेंस टोपोलॉजी में भी है, सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में भी है। जब जब सीक्वेंस आएगी ये डेफिनेशन, और जहाँ जहाँ फंक्शन आएगा वहाँ वहाँ ये, अभी नॉर्म में भी फंक्शन आएगा, ध्यान रखना। नॉन लीनियर स्पेस में भी फंक्शन आएगा तो वहाँ पर भी फंक्शन की डेफिनेशन, लिमिट की डेफिनेशन यही लेनी पड़ेगी, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो क्योंकि ये फंक्शन सीक्वेंस हर जगह बनाए गए हैं, हर स्पेस में ये बनाए गए हैं। रियल लाइन के स्पेस में भी बनाए गए हैं, टोपोलॉजी में ही बनाए गए हैं, नॉर्म में ही बनाए गए हैं, हर जगह बनाए गए हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। मेरे नैना सावन भादो। अब देखो कॉची सीक्वेंस क्या होती, जरा इसको समझो। आखिर कॉची सीक्वेंस क्या होती है, ये भी मैंने आपको रियल में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि आखिर कॉची सीक्वेंस क्या होती है। देखो समझो ध्यान से। कॉची सीक्वेंस देखो क्या होती है कि कॉची सीक्वेंस देखो ये कहता है कि गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड नॉट such that mod of xm minus xn less than epsilon for all, ये सिंबल किसका है, for all m और n greater equal to n नॉट, है ना, ये सिंबल for all का होता है। इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जनरल टर्म जैसे कि xm और xn, xm भी कोई जनरल टर्म है और x जैसे कि मान लो ये हमारा x1 है, ये x2 है, यहाँ जाके कहीं xm होगा और यहाँ जाके कहीं xn होगा। तो कह रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम n नॉट के आगे पहुंचेंगे, xm और xn काफी करीब होते जाएंगे। और वो करीब किसके होते जाएंगे? लिमिट के करीब होते जाएंगे। वही तो है ना कि जैसे जैसे अगर फंक्शन की सीक्वेंस मान लीजिए कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, हमारा xn x नॉट के करीब पहुंचता जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर भी वही कह रहे कोई भी दो टर्म लोगे तो वो टर्म काफी करीब होते जाएंगे जैसे जैसे आप n नॉट के आगे बढ़ते जाएंगे। मान लो यहाँ पर कहीं हमारा n नॉट है, तो n नॉट के जैसे ही आगे बढ़ेंगे जो टर्म की वैल्यू है ना वो काफी करीब करीब होती जाएगी, है ना। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है इसको हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस। जहां पर ऐसा हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉची सीक्वेंस। की एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है, हमें एक नंबर जो है वो n नॉट ऐसा मिलेगा, ठीक है, एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन है, देयर एग्जिस्ट n नॉट, n नॉट ऐसा मिलेगा कि xm और xn का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से कम होगा। एप्सिलॉन से कम होगा का मतलब वो डिफरेंस बहुत क्लोज होता जाएगा, मतलब दोनों करीब करीब आते जाएंगे। और जब नॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर जैसे कि मॉडुलस का यूज रियल नंबर में करते हैं, नॉर्म में क्या करते हैं? नॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्म का मतलब ही वो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताता है, नॉर्म का यूज ही यही होता है ना। तो ये तीन बातें हमेशा याद रखो कि सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, कॉची सीक्वेंस का क्या मतलब है और फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब है। ये बातें हर जगह आपको समझ में, हर स्पेस में आपको ये बातें दिखेंगी। और ये वैसे भी टफ होती हैं, लोगों को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन तुम्हें ये बातें समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं है भाई। xm और xn क्या है? सीक्वेंस का टर्म है। तो कह रहे हैं कि n नॉट के आगे जब जाओगे तो ये सीक्वेंस के टर्म काफ़ी करीब करीब आते जाएंगे, और वो तो आते ही जाएंगे, है ना। कुछ सीक्वेंस में, हर जगह नहीं, कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होंगी जहां पर ये टर्म करीब करीब आते जाएंगे, और जब ये टर्म करीब करीब आते जाएंगे तो ऐसी सीक्वेंस को ही हम कॉची सीक्वेंस कहेंगे, है ना। हर सीक्वेंस में ऐसा नहीं होगा, कुछ सीक्वेंस ऐसी होंगी कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो टर्म है जनरल टर्म से मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी दो टर्म लेंगे, क्योंकि xm और xn कोई भी दो टर्म हो सकते हैं n नॉट के आगे, वो काफी करीब करीब आते जाएंगे, मतलब उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा जैसे जैसे आप n नॉट के आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। n नॉट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना n नॉट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा जो फंक्शन की डेफिनेशन थी लिमिट की, उसमें एप्सिलॉन भी पॉजिटिव था, डेल्टा ही पॉजिटिव था, यहाँ पर भी एप्सिलॉन पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन पॉजिटिव है, और इसमें भी m नॉट कह दो या n नॉट कह दो, कुछ भी कह दो। जैसे ये n नॉट है, इसको भी m नॉट कह सकते हैं, m नॉट या n नॉट कुछ भी ले सकते हैं। इसको भी चाहे तो हम m नॉट कर दें, इसको भी चाहे तो m नॉट कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। m नॉट भी पॉजिटिव इंटीजर है और mn भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो होंगे क्योंकि mn क्या है? सीक्वेंस का नंबर है भाई। सीक्वेंस का नंबर या तो x1 होगा या x2 होगा या x3 x4 ऐसे करके होगा, तो mn भी पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी जो हमारा n है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि n क्या है? सीक्वेंस का नंबर। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो सकती है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। ठीक है, अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। देखो अब हमारा जो थ्योरम है उस पर हम आते हैं। कहते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंस सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगा, ये हमारा थ्योरम है। मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची होगा, किसमें? नॉन लीनियर स्पेस में। देखो ध्यान दो, थ्योरम क्या है जरा समझो ध्यान से। इन नॉन लीनियर स्पेस every convergent sequence is Cauchy sequence. Every convergent sequence is Cauchy sequence. मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा कॉची है, ठीक है। किसमें? नॉन लीनियर स्पेस में। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्फिनिटी पर जाएंगे सीक्वेंस जो है वो किसी नंबर l के करीब पहुंचेगी। मतलब
जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो किसी नंबर l के करीब पहुंचेगी। ये मतलब किसका होता है? कन्वर्जेंट का। तो कहते हैं कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो कॉची है। कॉची का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के कोई भी दो टर्म लेंगे xm और xn, उनका अंतर कम होता जाएगा। तो कह रहे कन्वर्जेंट है तो कॉची। ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि कॉची है तो कन्वर्जेंट है इस थ्योरम में। हाँ, अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसे कंप्लीट कहा जाता है। यही तो बनाक स्पेस की डेफिनेशन है। बनाक स्पेस में क्या था? नॉन लीनियर स्पेस था, और उसमें क्या मैंने कहा था कि ऐसा नॉन लीनियर स्पेस, ऐसा नॉन लीनियर स्पेस जिसमें कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी, तो उसको बनाक स्पेस नया नाम दिया गया। यहां ये नहीं कहा गया, यहां इसका उल्टा कहा गया। क्या? कि कन्वर्जेंट कॉची होगी और ऐसा नॉन लीनियर स्पेस में हमेशा होगा। ये कह रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस में जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा कॉची होगी। लेकिन 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 नॉन लीनियर स्पेस में कॉची हमेशा कन्वर्जेंट नहीं थी, और जब कॉची कन्वर्जेंट थी तभी हमने उस नॉन लीनियर स्पेस को एक नया नाम दे दिया। क्या? बनाक स्पेस। ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए, दिमाग का लॉजिक खुल जाएगा। और यही मैथ्स सिखाता है। हायर मैथ्स पढ़ने वाले लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा लॉजिकल लोग होते हैं, और इन्हीं को आजकल पूरी दुनिया ने ना मतलब कुछ समझा नहीं है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोगों को क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमने अपने आप को नहीं समझा, तो दुनिया क्यों समझेगी भैया? जब तुमने अपनी इज्जत खुद गिरा रखी है, तुम 10 में से 2-3 सवाल याद करके पास करोगे, तो दुनिया तुम्हें क्यों समझेगी? कहेगी अरे यार ये तो ऐसे ही लोग हैं, सब इन्हें क्या आता जाता है। ऐसा नहीं है। दुनिया को अपनी पहचान बतानी है कि हम मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं और हम सबसे ज़्यादा लॉजिकल लोग हैं, और लॉजिक ही हर जगह है। लॉजिक से ही टेक्नोलॉजी है। और जब तक आप ये दुनिया को नहीं बताएंगे कि हम मैथमेटिशियन हैं, हमारा एक अलग दिमाग है और हम हायर मैथ्स पढ़ने वाले लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सब बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज लोग उसको साइंस को ले गए हैं टेक्नोलॉजी पे, है ना। जबकि अगर मैथमेटिकल माइंड साइंटिस्ट आज भी बने, क्योंकि मैथमेटिकल माइंड आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि मैथमेटिकल माइंड रोजगार के चक्कर में खो जाता है। वो कहता भैया रोजगार नहीं है तो एमएससी कर लिया, अब रोजगार ढूंढने। वही तो गलती है ना, कि हम मन से पढ़ते नहीं, हम समझ के पढ़ते नहीं, हम याद करके पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ें? हमें लोगों ने सिखाया यही। हमारे टीचर प्रोफेसर सब यही तो कहते रहे कि भैया नोट्स ले लो, 10 सवाल याद कर लो, 2 आ जाएंगे, पास कर लेना। क्योंकि ना वो पढ़ाना चाहते हैं, और ना हम। जब वो पढ़ाना नहीं चाहते तो मेरा पढ़ाई से भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन वही इंटरेस्ट बेटा दोबारा जगाना है, उसी इंटरेस्ट को दोबारा जगाना है, और मैथ्स को हायर लेवल पर ले जाना है। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की दुनिया को आगे बढ़ाना है। बढ़ेगी बढ़ेगी, परेशान मत हो, जरूर बढ़ेगी। हाँ, तो समझ गए बात को। तो अब हमें क्या करना है? कहना है कि नॉन लीनियर स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कॉची होती है, लेकिन कॉची हमेशा कन्वर्जेंट नहीं होती। लेकिन अगर कॉची कन्वर्जेंट हुई तो ऐसे स्पेस को हम कंप्लीट कहते हैं, और उसको एक नया नाम दे दिया गया। क्या? बनाक स्पेस। चलो कर जो थ्योरम है इसको प्रूव करते हैं। देखो, हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है। गिवन क्या है? गिवन ये है कि नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉट लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये गिवन है क्योंकि सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट है। और n क्या होगा? n नॉट से बड़ा होगा, या n जो है वो m नॉट से बड़ा होगा, कुछ भी कर लीजिए। अगर n m नॉट, मतलब कुछ शॉर्ट डेफिनेशन ये होगी, कन्वर्जेंट की शॉर्ट डेफिनेशन ये होगी। अगर n m नॉट से बड़ा होगा तो xn जो है वो x नॉट के पास जाएगा। मतलब xn और x नॉट का अंतर काफ़ी, डिफरेंस काफ़ी कम होगा। xn जो है वो x नॉट के पास जाने की कोशिश करेगा। मतलब यही हुआ कि xn की जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, वो क्या होगी? x नॉट होगी। ठीक है, मतलब वही हुआ। इसी का दूसरा मतलब ये हुआ, दोनों एक ही बात है। ठीक। अच्छा, कॉची में क्या प्रूव करना है? कॉची में प्रूव करना है कि नॉर्म, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस था, नॉर्म ले लो। xn और xm का जो डिफरेंस है ना,
ये एप्सिलॉन से कम होगा। ये हमें कॉची में प्रूव करना है ना। देखो ध्यान दो, कॉची के लिए ये बात प्रूव करनी है। देखो हम इसी को लेकर चले, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm को लेकर चले, ठीक। इसको एप्सिलॉन का मतलब वेरी स्मॉल नंबर, एप्सिलॉन का मतलब वेरी स्मॉल नंबर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है दोनों एप्सिलॉन सेम हो, जैसे ये एप्सिलॉन 1 तो ये एप्सिलॉन 2 भी हो सकता है, क्योंकि वेरी स्मॉल नंबर कोई भी हो सकता है। बात समझे? आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 भी ले सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। इसको लेके चले, देखो अब ये गिवन है, इसका यूज करना है और ये प्रूव करना है। देखो क्या करें हम, इसमें क्या करें, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm है, इसमें हम माइनस x नॉट कर दें और प्लस x नॉट कर दें, ऐसा कर दें। इसमें ये टर्म जोड़ दें, ये माइनस कर दें, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, इसका चूंकि यूज करना ना इसलिए ऐसा किया। देखो xn माइनस x नॉट को एक साथ लिखा और यहां पर देखो x नॉट माइनस xm को एक साथ लिखा, ऐसे लिखा। अब देखो ये हुआ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई। तो मैंने पढ़ाया था आपको कि नॉर्म की डेफिनेशन होती है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई को लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। यही बिल्कुल मॉडुलस में भी होता है, मॉड ऑफ x प्लस वाई लेसर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई होता है, बिल्कुल वैसे ही नॉर्म होता है। तो इसको लेसर इक्वल टू लिख दें नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉट प्लस नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस xm, ये लिख दें। अब समझो, नॉर्म ऑफ माइनस x और नॉर्म ऑफ प्लस x बराबर होते हैं, ये भी मैंने बताया था, प्रॉपर्टी है नॉर्म की। तो देखो इसको हम, देखो यहां पर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, लेकिन ये इससे लेस। तो देखो हमने यहां पर लेस लगाया, क्योंकि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई। और देखो अब फिर से देखो यहां पर हम इक्वल लगाएंगे, है ना, फिर से देखो हम यहां पर इक्वल लगाएंगे। अब देखो क्या होगा, अब देखो फिर से इक्वल, कैसे, नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉट, और देखो यहां पर इसको लगाओ, इसको, तो नॉर्म ऑफ xm माइनस x नॉट। देखो अब जैसे नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉट एप्सिलॉन से कम है, तो फिर इसको लेस कर दो, क्या, एप्सिलॉन 1। सिमिलरली ये भी, क्योंकि xn की जगह हम xm लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ xm माइनस x नॉट लेस देन एप्सिलॉन 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि xn कोई जनरल टर्म है तो xm भी तो जनरल टर्म है ना, तो अगर ये लिखा तो ये भी लिख सकते हैं, xn की जगह xm लिख सकते हैं। xn क्या है xn और xm क्या है, जनरल टर्म है, तो इसको भी हम लेस देन एप्सिलॉन 1 कर सकते हैं। ये भी एप्सिलॉन 1 से कम और ये भी इससे कम, ठीक। तो ये क्या हुआ, अब देखो ये इससे लेस था, अब देखो फिर यहाँ इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, 2 एप्सिलॉन 1 आ गया। और यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, हम प्रूव करना चाहते थे कि ये जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm, ये लेस देन है 2 एप्सिलॉन 1, और इसी 2 एप्सिलॉन 1 को एप्सिलॉन 2 मान लो। तो ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन 2। बस यही तो हमको प्रूव करना था, ये कॉची सीक्वेंस का आंसर आ गया। इसी को तो कॉची सीक्वेंस कहते हैं बेटा, यही तो अपनी कॉची सीक्वेंस हो गई ना, बोलो, यही तो हम चाहते थे करना, बात समझे। तो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूज किया, इससे ये रिलेशन लिखा और कॉची सीक्वेंस प्रूव कर दिया इसको। ये देखो यहाँ पर लेस देन हो गया भाई, पता है ना, इसको एप्सिलॉन 2 मान लो भाई, जैसे एप्सिलॉन 1 पॉजिटिव है तो 2 इंटू एप्सिलॉन 1 भी पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले आनी है। तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन 1 आ गया, 2 एप्सिलॉन 1 को मैंने एप्सिलॉन 2 कह दिया कि मान लो यही हमारा एप्सिलॉन 2 है, तो यही हमारी कॉची सीक्वेंस का मतलब हो गया, है ना। तो ये जो नॉर्म है, दो xn क्या है, एक जनरल टर्म, xm भी क्या है, जनरल टर्म, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन 2 से कम हो गया, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो बच्चों ये बातें दिमाग में रखो कि सबसे पहले वेक्टर स्पेस आया, वेक्टर स्पेस में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। वेक्टर स्पेस में एक v होता था, एक फील्ड हुआ करता था, एक वेक्टर होता था, एक फील्ड होता था, है ना। v के अपने कुछ ऑपरेशन होते थे, फील्ड के अपने कुछ ऑपरेशन होते थे, सब मैंने बताया है बहुत डिटेल से, आपको स्टार्टिंग की वीडियो पढ़ी है इसी में। और वेक्टर स्पेस के बाद हमने फिर वेक्टर की लेंथ को निकालने के लिए एक टर्म बनाया, इसको नॉर्म कहा गया कि भाई वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे।
नॉर्म कहा गया तो एक स्पेस बन गया, जब वो स्पेस बन गया तो उसमें सीक्वेंस सामने आई, जब सीक्वेंस सामने आई तो सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सामने आया, फिर जब सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सामने आया तो कॉची सीक्वेंस भी सामने आई उस स्पेस में। अब उसी स्पेस में फंक्शन भी सामने आएंगे, उसी सीक्वेंस मतलब उसी स्पेस में अभी देखना सीरीज भी सामने आएंगी। जैसे कि हम रियल नंबर में सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज का मतलब कई सारे सीक्वेंस का सम। जैसे कि मान लो मैंने कर दिया सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो गई, एक सीरीज हो गई। सीरीज का मतलब सीक्वेंस के टर्म को आपस में प्लस माइनस से ऐड कर दो, वो सीरीज हो जाती है। बताएंगे परेशान मत हो भी, ठीक है ना। तो जैसे रियल नंबर में हर चीज़ें आती हैं, सीक्वेंस आती हैं, उनका कन्वर्जेंट आता है, फंक्शन आते हैं, उनकी लिमिट आती है, ठीक है, सीरीज आती है, उनका भी कन्वर्जेंट आता है। वैसे ही नॉन लीनियर स्पेस जो कि मोर जनरल स्पेस है, कहीं ना कहीं मतलब ये एक प्रकार की चीज़ें हैं जो फ्यूचर में कभी हमारे काम आएंगी। साइंटिस्ट लोग ये सोच के चीज़ें बनाते हैं कि फ्यूचर में काम आएंगी, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस का मतलब कोई भी स्पेस यूनिवर्स का, है ना। हालांकि हम 3 डायमेंशन तक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इन जनरल चीज़ों को बनाया गया है, ठीक है। तो नॉर्म का मतलब उसकी लेंथ को सामने लाए, क्योंकि लेंथ को सामने लाएंगे तभी तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आएगी। क्योंकि दो चीज़ों का डिफरेंस कैसे निकालें, लेंथ से ही निकालेंगे। दो चीज़ों के बीच का गैप कैसे निकालें, लेंथ से ही निकालेंगे। तभी नॉर्म का कॉन्सेप्ट लाया गया यहाँ पर। फिर उससे सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आया तो कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट आया। अभी हम लोग इसको और भी थ्योरम करेंगे, परेशान मत होइए, इसके वीडियो आते रहेंगे, टेंशन मत पालना। बहुत बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि सर ये पढ़ाइए, तो वीडियो इसके आते रहेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। वीडियो बनाते रहेंगे इसके। थोड़ा सा ये कहना प्योर मैथ्स से, इसमें थ्योरम ज़्यादा होती हैं, क्वेश्चन कम होते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते हैं। लेकिन इंटरेस्ट लीजिए, ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।